हेडिंग डालें रेजिडेंशियल स्टेटस। लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन एक बार दोबारा अगर मैं बोलूं, हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, उस पर्सन को बेटा हम एसएससी मान लेते हैं। एसएससी को टैक्स पे करना होता है इन असेसमेंट ईयर एट द रेट गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट। एसएससी की टोटल इनकम जो कंप्यूट करते हैं एज पर हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अब पता लगाएंगे बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। दो कैटेगरी में इस चैप्टर को बांटेंगे। कैटेगरी 1 में 7 पर्सन थे अपने पास, 7 पर्सन के पढ़ेंगे बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस कि वो कब रेजिडेंट होते हैं, कब वो नॉन रेजिडेंट होते हैं। और फिर फेज 2 में पढ़ेंगे रेजिडेंट है तो इनकम कैसे निकलेगी, नॉन रेजिडेंट है तो इनकम कैसे निकलेगी। तो दो फेज में बेटा इस चैप्टर को बांट रखा है। पहला फेज क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 पर्सन डिटेल में पढ़ने हैं बेटा कि कब रेजिडेंट हो कब नॉन रेजिडेंट हो। स्टेटस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। रेजिडेंट है तो इनकम कैसे निकलती है, नॉन रेजिडेंट है तो इनकम कैसे निकलती है। एक बार 7 पर्सन के नाम बता दो बेटा कौन कौन से थे, ताकि पता रहे जिस जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 HUF, नंबर 3 कंपनी, नंबर 4 पार्टनरशिप फर्म ऑब्लिक LLP लिख देता ना, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म था। सोल प्रोप्राइटर तो कहां जाती थी, अंडर द हेडिंग इंडिविजुअल। 5वें में लोकल अथॉरिटी कर देता हूं, कोई नहीं आगे पीछे हो जाए। 6 एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 7वां बेटा एनी अदर पर्सन। ये 7 पर्सन है इनकम टैक्स एक्ट में जिन्हें टैक्स क्या करना होता है बेटा, पे करना होता है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म ऑब्लिक LLP, देन इसके बाद AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, और 7th कैटेगरी का नाम क्या था बेटा, एनी अदर पर्सन। इस चैप्टर में अब इनके रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। ये रेजिडेंट कब होते हैं, ये नॉन रेजिडेंट कब होते हैं। तो मैं रैंडम बेसिस पे पिक कर रहा हूं बेटा, सीक्वेंस में ना चल के पढ़ाऊंगा सातों। पहले मैं ले रहा हूं इसको, छोटे छोटे पहले वाइंड अप कर दूं। इंडिविजुअल और HUF बहुत बड़े हैं, उसमें 2-2, 3-3 लेक्चर लग जाते हैं, ये 10-10 मिनट में वाइंड अप हो जाएंगे बेटा। कंपनी, सबसे पहला स्टेटस बेटा कंपनी। कंपनी का मतलब बेटा कंपनीज एक्ट से नहीं लेना। एक तो कंपनी का मतलब किससे लेना है, इनकम टैक्स एक्ट से। कंपनी लॉ ने 2 कैटेगरी की बताई, या तो इंडियन कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी। सुनने पे ध्यान देना, लिखवा मैं दूंगा। इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, कुछ चेक ही मत करना। इंडियन कंपनी शैल ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी या तो वो रेजिडेंट होगी या फॉरेन कंपनी क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। लॉ ने एक टेस्ट दिया, चेक करेंगे इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोयम। क्या चेक करेंगे बेटा, पोयम। पोयम स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये होता क्या है, ये अपने आप में चैप्टर है। ये कैसे पोयम को डिटरमाइन करते हैं, ये अपने आप में क्या बेटा, चैप्टर। फिलहाल इस चैप्टर के लिए आपको नाम याद करना है। फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो फॉरेन कंपनी क्या मान ली जाएगी, रेजिडेंट मान ली जाएगी। उल्टा बोलना, फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन कंपनी क्या मान ली जाएगी बेटा, आपकी नॉन रेजिडेंट मान ली जाएगी। दिस इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। छोटे से स्टेटस है बेटा, कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी आंसर दो, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। क्या पोयम चेक करना है, नो। इंडियन कंपनी में कुछ भी चेक नहीं करना। इंडियन कंपनी शैल ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी ऑलवेज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये रेजिडेंट भी हो सकती है, ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होगी, when place of effective management is in India. फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होगी बेटा, when place of effective management is outside India. What is place of effective management? ये कंप्लीट चैप्टर
है, वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। अभी खाली कंट्रोल कहां पर है, मोटा मोटा मैं बोलूं, अगर फॉरेन कंपनी का कंट्रोल इंडिया में है बेटा रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी का कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या हो जाएगी साहब, नॉन रेजिडेंट। जैसे इंफोसिस इंडिया और इंफोसिस ऑस्ट्रेलिया, हर बड़ी इंडियन कंपनी बाहर भी है बेटा इनकी सब्सी। अब बाहर जो सब्सी है तो वो फॉरेन कंपनी। इंफोसिस ऑस्ट्रेलिया क्या चीज है बेटा, फॉरेन कंपनी, पर कंट्रोल कहां से हो रही है, वो इंडिया से क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो फॉरेन कंपनी का पोयम कहां पर माना जाएगा, इन इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी भी क्या हो जाएगी बेटा इंडिया में, रेजिडेंट हो जाएगी। ये है फर्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी। पूछूं, एक्स लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी whose poem is located outside India, determine his residential status। एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट कर बेटा। शुक्र है सुन रहे हैं बेटा, परफेक्ट। ये क्वेश्चन है, इंडियन कंपनी इसका पोयम कहां पर है बेटा, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया होते क्या आंसर हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। आउटसाइड इंडिया है, इंडियन कंपनी पोयम चेक ही नहीं करना, इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज क्या हो जाएगी, नालायक, रेजिडेंट। ये ऐसे ऐसे परेशान करेंगे बेटा, इंडियन कंपनी पोयम कहां पर है इनका, आउटसाइड इंडिया। बच्चा लगा हुआ है पोयम चेक करने, ओ भाई इंडियन कंपनी में पोयम चेक नहीं करनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोयम। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। क्वेश्चन ध्यान से सुनना फिर आंसर देना, फिर मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा बेटा। कंपनी रेजिडेंट कब होती है, अगर ये क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल, when a company is said to be resident in India। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये दो आंसर आएंगे। अगर मैं पूछूं कंपनी रेजिडेंट कब है, तो पहले तो आप बोलोगे इंडियन कंपनी ऑलवेज, फॉरेन कंपनी इफ पोयम इज इन इंडिया। आंसर क्या देते हैं बच्चे, ये तो बिल्कुल सही आंसर दिया इसने। आंसर मैं पूछता हूं रेजिडेंट कब है, बच्चा आंसर दे रहा होता है जब पोयम इन इंडिया। अरे भाई मैं रेजिडेंट पूछ रहा हूं, तो कंपनी रेजिडेंट कब, इंडियन कंपनी ऑलवेज, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी जब उसका पोयम इंडिया में लोकेटेड होगा। कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होती है, हर एंगल से रिवाइज करो ना, कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होती है, इंडियन कंपनी कैन नेवर बी नॉन रेजिडेंट, इंडियन कंपनी तो कभी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर होगा बेटा, आउटसाइड इंडिया। व्हाट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, फिर मैं एम्फेसिस लूं, ये चैप्टर है अपने आप में, जब तक नहीं पढ़ा अभी समझ लेना। कंट्रोल, फॉरेन कंपनी इंडिया से कंट्रोल हो रही है रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी बाहर से ही कंट्रोल हो रही है नॉन रेजिडेंट। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। एक लास्ट क्वेश्चन फिर लिखना शुरू करेंगे बेटा। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब फॉरेन कंपनी। A company incorporated outside India shall always non-resident in India. True or false? A company incorporated outside India, registered under foreign law outside India, shall always non-resident. Is it true or false? False. Why? Sir, place of incorporation is not the criteria. What the criteria is? Place of effective मैनेजमेंट। मेयरली बिकॉज आप इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। अगर आप इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं, आप आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल होते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट होंगे। सर फर्क क्या पड़ता है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इनकम कंप्यूट करने का तरीका अलग हो जाता है। अगर रेजिडेंट है बेटा इनकम अलग तरीके से निकलेगी, नॉन रेजिडेंट है इनकम अलग तरीके से निकलेगी। थोड़ा सा हिंट दूं, रेजिडेंट है ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, वर्ल्ड के किसी कोने में कमाएं किसी कोने में मिले, अगर आप रेजिडेंट हैं इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे इसको बेटा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, अगर आप रेजिडेंट हैं मंगल पे इनकम कमाए चांद पे मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ये बोला जाता है ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो दो टाइप की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। वो इस चैप्टर का सेकंड फेज है स्टेटस के बाद के हाउ टू कंप्यूट इनकम, और बीच बीच में मैं पढ़ाता रहता हूं बेटा। तो पहला स्टेटस अपना कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। कंपनी, लास्ट टाइम बोलो और फिर लिखते हैं। कंपनी, इंडियन कंपनी
ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोएम, पोएम चेक ही मत करना। उल्टा बोलो, इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगी? व्हेन पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट कब होगी? व्हेन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। इसी को क्वेश्चन फॉर्म में जो बनाते हैं, कैन एन इंडियन कंपनी बी नॉन रेजिडेंट? नो, इंडियन कंपनी कैन नेवर बी नॉन रेजिडेंट। कैन अ फॉरेन कंपनी बी रेजिडेंट? यस, इफ इट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन तसल्ली से देखना, एक तो वो पूछेगा कंपनी रेजिडेंट कब होती है, या वो पूछे फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होती है। फर्क है दोनों में। एक तो मैं पूछूं कंपनी रेजिडेंट कब होती है, और एक में क्या पूछूं, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होती है। तो एक बार लास्ट टाइम आंसर दो। अगर मैं पूछूं कंपनी रेजिडेंट कब होती है, तो आंसर क्या आएगा? या तो वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी हैविंग पोएम इन इंडिया। और अगर मैं पूछूं फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होती है, तो हैविंग पोएम लोकेटेड इन इंडिया। आई होप यू आर गेटिंग द इशू बेटा। लिखो पहला स्टेटस कंपनी। कंपनी। कंपनी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। आप खुद ड्राफ्ट करने की कोशिश करना, सामने जब देखना जब फंस जाओ। बोल तो मैं रही ना हूं, ये नहीं एक तक सामने देखते रहो, अपना लो बनाते रहो। पढ़ा तो मैंने दिया, जब फंस जाओ तो सामने देखना। इंडियन कंपनी ऑलवेज ऑलवेज रेजिडेंट, हाईलाइट द वर्ड ऑलवेज रेजिडेंट, ब्रैकेट में पोएम चेक ही नहीं करना, irrespective of its poem। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, पोएम चेक ही नहीं करना ना बेटा, irrespective of its poem। पोएम की फुल फॉर्म में लिखवाऊंगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फॉरेन कंपनी के दो स्टेटस होते हैं, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। रेजिडेंट कब होगी बेटा? व्हेन पोएम, फुल फॉर्म लिख लेंगे बाद में, इज लोकेटेड इन पटेल नगर इंडिया। नॉन रेजिडेंट व्हेन poem is located outside India। और एक बार नीचे पोएम की फुल फॉर्म लिख लेते हैं बेटा। पोएम स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अलग से चैप्टर है ये अपने आप में, जब तक नहीं पढ़ा कंट्रोल। पोएम स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फॉन्ट साइज ठीक है बेटा या बड़ा करूं? लास्ट में कंफर्टेबल है विजिबिलिटी? लिखा? क्या क्या क्वेश्चन परेशान करेंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी लिखते हैं ना। पहला क्वेश्चन, एन इंडियन कंपनी एक्स लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी whose poem, फॉन्ट बड़ा करें बेटा,
X Limited, an Indian company whose poem is located outside India. Determine his residential status. Determine his residential status. पहले बताएं फिर लिखेंगे बेटा. क्या लिखूं? रेजिडेंट या ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया विद इन ब्रैकेट इररिस्पेक्टिव ऑफ पोएम, है ना? तो इंडियन कंपनी shall always Indian company shall always resident in India within bracket poem shall have no relevance. हाईलाइट हो बेटा, हाईलाइटर हो तो पोएम शैल हैव नो रेलेवेंस. ये कीवर्ड है जो आपने याद रखने हैं. एनी इफ्स एंड बट्स? अगला क्वेश्चन जो ज्यादा परेशान करेगा बेटा, when a company is treated as resident in India, when a company is treated as resident in India, ये इंडियन कंपनी पूछ रहा है, ये फॉरेन कंपनी पूछ रहा है, या ये कंपनी पूछ रहा है? कंपनी पूछ रहा है बेटा, तो इसका मतलब कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा. एक कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ, पहले बोलो नंबर 1, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी. नंबर 2, फॉरेन कंपनी हैविंग पोएम इन इंडिया. तो पूरा लिखते हैं, अ कंपनी इज सेड टू बी, a company is said to be resident in India if number 1 it is an Indian company, and number 2 foreign company having poem located in India. Foreign company having poem located in India. एक तो मैं पूछ रहा हूं व्हेन अ कंपनी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, एक मैं पूछ रहा हूं व्हेन अ फॉरेन कंपनी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया. आंसर में क्या फर्क आएगा? तो सीधा फॉरेन के हिसाब से आंसर देंगे ना बेटा हम. व्हेन इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन इंडिया. तो हर टाइप से प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें नहीं पता है एग्जामिनर कहां से पकड़ेगा बेटा अपने को. तो तीसरा बना रहा हूं, व्हेन अ फॉरेन कंपनी इज treated as resident in India. When a foreign company is treated as resident in India. कब? When poem is located in India. When poem is located से better word situated in India. Clear?
और क्या परेशान करते हैं वो ट्रू फॉल्स में, तो हम हर हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा। आंसर में देना है आपने ट्रू और फॉल्स। लाइन के इस तरफ आंसर, इस तरफ मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा। एन इंडियन कंपनी कैन नेवर बी नॉन रेजिडेंट। आंसर बाद में इकट्ठे लूंगा बेटा। अ फॉरेन कंपनी that is a company incorporate, that is a company incorporate outside India can never be resident in India. Third, place of incorporation of foreign company is essential element for determining रेजिडेंशियल स्टेटस। सारी वैरायटी आ जाएंगी बेटा अपने पास, एक एक करके आंसर आप देंगे। मैं कलर चेंज करता हूं। चलो जी, सबसे पहला बोलो बेटा, क्या था पहला क्वेश्चन? एन इंडियन कंपनी कैन नेवर बी नॉन रेजिडेंट। आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। इंडियन कंपनी हमेशा क्या होती है बेटा? रेजिडेंट। पोयम इस केस में हम चेक ही नहीं करते। सेकंड बेटा, अ फॉरेन कंपनी, पढ़ने दो मुझे। अ फॉरेन कंपनी दैट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कैन नेवर बी रेजिडेंट। पाप, झूठ। कब होती है रेजिडेंट? when its poem is in India. Third बेटा, place of incorporation of foreign company is essential. No, what is essential बेटा? Place of effective management. False. रटने वाले बच्चे ध्यान दे बेटा, एग्जाम में 3 ट्रू फॉल्स आएंगे। पहले वाले का आंसर ट्रू होगा और सेकंड और थर्ड का आंसर बेटा फॉल्स होगा। ये सिखा रहा हूं मैं आपको। चलो, पहला स्टेटस बेटा मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप कंपनी। टोटल कितने पर्सन है? 7। कहीं वो ना भटक जाना, वो भी चलना है साथ साथ। 7 पर्सन में से कितने पढ़ लिए? 7। एक पढ़ा है खाली कंपनी। अब मैं खत्म कर रहा हूं बेटा। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी पोयम इज इन इंडिया रेजिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट। एग्जाम में कभी वो वर्ड यूज कर लेगा इंडियन कंपनी, कभी वो वर्ड यूज करेगा डोमेस्टिक कंपनी। इक्को ही गल है। आउट ऑफ सिलेबस मत बोल देना जैन सर ने पढ़ाया नहीं, हम नाराज हो गए। इंडियन कंपनी पढ़ाया था, एग्जाम में डोमेस्टिक कंपनी आ गया। एक ही बात है बेटा, वो कभी वर्ड यूज करेगा इंडियन कंपनी, कभी वो वर्ड यूज करेगा डोमेस्टिक। आप लिख लो, नहीं मेरे ऊपर डाल दोगे आपके, मैंने पढ़ाया नहीं। इंपॉर्टेंट नोट, इंडियन, अरे लिख लो भाई, हालात बुरे हैं। इंडियन कंपनी इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक कंपनी। और एक चैप्टर पढ़ाऊंगा असेसमेंट ऑफ कंपनी, जब कंपनी के टैक्स वैक्स निकालने सीखेंगे वहां इस पे भी चर्चा होगी। ये भी डिफरेंस होता है दोनों में, स्पेलिंग के अलावा। पर अभी फिलहाल याद रखें, इंडियन कंपनी ऑलवेज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक कंपनी। अब मेरी तरफ से खत्म बेटा। एज यूजुअल पहले मैं वाइंड अप करता हूं, फिर आपकी क्वेरी। कोई भी क्वेरी, मन में कुछ भी शंका हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्वेरी 2 पर्सन की नहीं होती बेटा। एक जिन्हें 100% समझ में आ रहा है, एक जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले वाली कैटेगरी के मुझे हालात लगते नहीं। बोले बोले, साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। निकलूं आगे? चले जी। सेकंड कैटेगरी में बेटा कई पर्सन मैं इकट्ठे ले रहा हूं क्योंकि सबके आंसर एक जैसे हैं।
बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म ऑब्लिक एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और सेवेंथ कैटेगरी कौन सी थी? एनी अदर पर्सन। इन सबके आंसर एक जैसे हैं, अलग अलग बार बार लिखवाऊं या इकट्ठा करके ले लूं? भाई जो स्टेटस पार्टनरशिप फर्म का है वही स्टेटस किसका है? आपका साहब एओपी बीओआई का। एग्जैक्ट स्टेटस किसका है? सेवेंथ कैटेगरी एनी अदर पर्सन का। तो बेटर ये है ताकि रिवीजन के टाइम इकट्ठा हो जाए, सबको इकट्ठा ले लेता हूं। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीओआई, आपका बेटा एनी अदर पर्सन। या तो ये रेजिडेंट होंगे, सुनने पे ध्यान दो, या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट मैं बताऊंगा कब है, कोशिश करना नॉन रेजिडेंट आप ड्राफ्ट करो। पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई एलएलपी एनी अदर पर्सन रेजिडेंट कब होंगे? जब इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली एंड पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया। कंपनी ने क्या वर्ड यूज करा था? पोयम या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? पोयम। कंपनी वर्ड यूज कर रही है बेटा पोयम, जबकि पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीओआई और एनी अदर पर्सन वर्ड क्या यूज कर रहा है बेटा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बोलो रेजिडेंट कब है? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारा का सारा या जरा सा भी, होली और पार्शियली हिंदी करें तो, या तो जरा सा भी इंडिया में है या सारा का सारा इंडिया में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रेजिडेंट। कोशिश करो नॉन रेजिडेंट कब होंगे? होली आउटसाइड इंडिया या होली और पार्शियली आउटसाइड इंडिया? होली आउटसाइड इंडिया, क्योंकि अगर पार्शियली आउटसाइड इंडिया बोल दिया तो इसका मतलब पार्शियली इंडिया में है। इंग्लिश में मत फंस जाना। अगर आपने बोल दिया होली और पार्शियली इन इंडिया रेजिडेंट और धुन में बहते बहते चले गए होली और पार्शियली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट नो। अगर पार्शियली आउटसाइड इंडिया हुआ तो इसका मतलब तो पार्शियली इंडिया में है। सर ये पार्शियली कैसे कंट्रोल होता है? 5 मीटिंग हुई, 3 बाहर कर ली, 2 इंडिया में कर ली। 5 मीटिंग्स हुई हैं, 3 बाहर करी हैं बेटा, 2 इंडिया में करी हैं, तो क्या होगा ये? पार्शियली आउटसाइड इंडिया, पार्शियली इन इंडिया। इंडिया में जरा सा कंट्रोल आते ही ये क्या हो जाएंगे? रेजिडेंट। इंडिया में जरा सा कंट्रोल आते ही ये क्या हो जाएंगे बेटा? रेजिडेंट। फर्क क्या पड़ता है रेजिडेंट हो गए तो? थोड़ा कोशिश करो, फर्क क्या पड़ेगा रेजिडेंट हो गए तो? सर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। वर्ल्ड के किसी भी कोने में कमाई हो, किसी भी कोने में मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? इन इंडिया। सर धीरे बोलो, धीरे बोलता हूं। रेजिडेंट कब होंगे? When control and management is wholly और partially situated in India, तो ये रेजिडेंट हो जाएंगे। नॉन रेजिडेंट कब होंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज wholly situated outside इंडिया, तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे। फर्क क्या पड़ जाएगा? ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? सर इनकम कंप्यूट करने का तरीका चेंज हो जाता है। वंस रेजिडेंट तबाह बर्बाद, वंस रेजिडेंट तबाह बर्बाद। क्या मतलब इसका? ग्लोबल इनकम वो वर्ल्ड के किसी कोने में कमा रहा हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और मजे की बात तब है उस कंट्री में भी टैक्स दे रहा हूं जहां कमा रहा है और इंडिया में भी टैक्स लग रहा हूं। सर इसका मतलब डबल टैक्सेशन हो जाएगा? हाँ डबल टैक्सेशन होगा, पढ़ेंगे धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा इनकम क्या हो जाती है? डबली टैक्स हो जाती है। फिलहाल हम तो स्टेटस सीख रहे हैं। रेजिडेंट होते ही ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और नॉन रेजिडेंट की कितनी इनकम टैक्सेबल होती है? अगर नॉन रेजिडेंट हुआ तो either earn in India or received in India। पूछो पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट कब होती है? पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट कब होती है? व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया। बहुत बढ़िया। एओपी बीओआई नॉन रेजिडेंट कब होती है? शुक्र है। होली आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट रेजिडेंट कब होगी? होली और पार्शियली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। वेटिकन सिटी का नाम सुना है? चर्च वाले जो होते हैं वेटिकन सिटी इनका वही है ना? रोम में कहा है यार? वेटिकन सिटी जगह का ही नाम है बेटा। एक ट्रस्ट बाहर की है, एक ट्रस्ट क्या है बेटा? बाहर की है, पर वो कंट्रोल इंडिया से हो रही है। सर बाहर भी ट्रस्ट होती है, क्यों नहीं होती? एक ट्रस्ट क्या है बेटा? बाहर की है, पर वो कंट्रोल कहां से हो रही है? इंडिया से। सर रुक जाओ, पहले तो ट्रस्ट ये पता लगाओ ये ट्रस्ट पर्सन कौन सा है? एनी। शुक्र है पढ़ के आ रहे हैं। पहले तो यही ना पता चला कि ट्रस्ट कौन सा पर्सन है। ट्रस्ट किस में आता है? एनी अदर पर्सन में। ट्रस्ट है बाहर की, पर कंट्रोल कहां से हो रही है बेटा?
इंडिया से क्या हो रही है बच्चे, कंट्रोल हो रही है। क्या हो जाएगा बेटा, एनी अदर पर्सन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिया की ट्रस्ट है, कंट्रोल बाहर से हो रही है। इंडिया की ट्रस्ट है, कंट्रोल क्या हो रही है बेटा, वो बाहर से हो रही है, तो क्या हो जाएगी बेटा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सर क्या समझाना चाहते हो कि किस कंट्री की है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटा। दिमाग में क्या क्राइटेरिया बच्चे के सेट रहता है, इंडियन रेजिडेंट, फिरंगी नॉन रेजिडेंट। बाय डिफॉल्ट ये क्राइटेरिया सेट है, ये कॉलेज में सेट कर देते हैं असल में, इस दिमाग से इंडियन नजर आ जाए रेजिडेंट है, फॉरनर नजर आ जाए नॉन रेजिडेंट है, कॉलेज के लेवल है, वहां चल जाएगा बेटा। यहां ऐसा कुछ चलना ही नहीं। मैं ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा कि इंडियन ट्रस्ट ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन फर्म ऑलवेज रेजिडेंट। हम तो सीख क्या रहे हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट। होली और पार्सली इंडिया में है तो रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। ये कैसे परेशान करेगा एग्जाम में, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नेपाल, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ भूटान, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ दुबई, पार्सली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। पार्टनरशिप फर्म ऑफ दुबई पार्शली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कुछ नहीं पढ़ना बच्चे ने, जहां दुबई पढ़ लिया आंसर नालायक सीधा नॉन रेजिडेंट। अरे भाई कंट्रोल चेक कर उसका, कि उसका कंट्रोल कहां पर है। जरा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में हो गया, रेजिडेंट। 100% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। कौन कौन से पर्सन के हैं ये नाम बताना, पर्सन के। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, इक्विगल है इनकम टैक्स में, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और एओपी बीओआई और एनी अदर पर्सन, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। आंसर तो रेजिडेंट कम। व्हेन, पोयम बोलूं या कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट। व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। सर फर्क क्या पड़ता है, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट हुए तो थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत डालो ना, आगे काम आएगा। रेजिडेंट हुए तो ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, वर्ल्ड के किसी कोने में कमाई हो, किसी कोने में मिले, अगर आप रेजिडेंट हैं इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो केवल दो टाइप की इनकम टैक्सेबल होती है, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। यहां पे लिखें, चलो जी। अरे कहां गया कट सर, लिखो 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 लिखो, पार्टनरशिप फर्म लिखने के लिए बार बार बैठना पड़ता है, ये सब फॉन्ट साइज बड़ा करें जी, ये भी समस्या है। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और किस किस का स्टेटस पढ़ रहे हैं हम, एओपी बीओआई, इन सबके एक जैसे हैं इसलिए इकट्ठे निपटा रहा हूं ना मैं। और एनी अदर पर्सन, क्या क्या होंगे ये, या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये मैं रेजिडेंट लिखता हूं, नॉन रेजिडेंट आप कोशिश करना। रेजिडेंट कब होते हैं, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज, क्या लिखूं, होली और दिवाली, पार्शियली सिचुएटेड कहां, हाईलाइट द वर्ड दिस। ये सारे पर्सन नॉन रेजिडेंट कब होंगे, व्हेन, व्हेन पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली। थोड़ा सा बड़ा करता हूं,
wholly situated outside India. क्या मैं लिख सकता हूं? प्लेस वेयर दीज पर्सन आर इनकॉर्पोरेटेड शैल हैव नो रेलेवेंस. क्या मैं ये सिखा रहा हूं इंडियन पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज रेजिडेंट, या फॉरेन पार्टनरशिप फर्म नॉन रेजिडेंट, या इंडियन एओपी बीओआई रेजिडेंट, फॉरेन एओपी बीओआई नॉन रेजिडेंट? नो. तो मैं लिख सकता हूं ना कि इंपॉर्टेंट नोट करके, प्लेस वेयर दीज पर्सन आर इनकॉर्पोरेटेड शैल हैव नो रेलेवेंस. तो एक इंपॉर्टेंट नोट डाल देते हैं बेटा, प्लेस वेयर above mentioned person place where above mentioned person are incorporated. Place where above mentioned person are incorporated shall have no relevance. ठीक है बेटा. लाइव एग्जांपल मैं अपना दूं बेटा. मैं करण बख्शी, यूएस. हमने पार्टनरशिप फर्म बना रखी है कि यूएस के क्लाइंट को आप इंड्यूस करो. इंडिया में उनकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा. यूएस के जो क्लाइंट है इंडिया में क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं. या ये बोल दो इंडियन पर्सन बाहर क्या हो गए, माइग्रेट हो गए, प्रॉपर्टी इंडिया में है, बेचते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो उनको टैक्स के लिए क्या चाहिए होती है, कंसल्टेंसी चाहिए होती है. अब एक तो मैं उनको ट्रेस करूं, एक यूएसए का पर्सन जो बैठा है वही उनको ट्रेस कर ले, वो ज्यादा जो उनकी रिचेबिलिटी होगी यूएस वाले की होगी. तो मैंने करण बख्शी जो यूएस में सेटल है उनके साथ क्या कर लिया बेटा, एक एग्रीमेंट कर लिया, पार्टनरशिप फॉर्म बना ली कि आप क्या लेके आए बेटा, क्लाइंट लेके आए, मैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा, टैक्स में असिस्टेंस दूंगा, जो भी कमाई होगी आप कर लेंगे. अब हमने क्या बना ली बेटा, पार्टनरशिप फर्म. कहां से कंट्रोल हो रही है, इंडिया से भी, आउटसाइड इंडिया से भी. पार्टनर एक इंडिया में बैठा है और एक कहां बैठा है बेटा, आउटसाइड इंडिया. अब इस फर्म का स्टेटस क्या माना जाए, थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेंगे तो किताबी ज्ञान समझने में आसानी होती है कि चल क्या रहा होगा. अगर प्योरली ही इंडिया है, बाहर से कोई लेना देना नहीं, फिर तो बेटा रेजिडेंट हम पढ़ भी क्यों रहे हैं. आप समझ में आ रहा है ना, फिर तो रेजिडेंट है. प्योरली बाहर के हैं, इंडिया से कोई लेना देना नहीं उनका, प्योरली वो क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट. दिक्कत पड़ती है डेढ़ लोग जब फंसते हैं, एक पैर इस तरफ है एक पैर उस तरफ है. करण बख्शी और मेरा बेटा पार्टनरशिप फर्म हमने बना ली. पर्पस क्या है हमारा, वो क्लाइंट को इंड्यूस करें, मैं उनको क्या करूं बेटा, टैक्स में कंसल्टेंसी दूं. फी जो भी आएगी आप करनी है बेटा. डॉलर्स में फीस आती है, क्लाइंट ही मोटे है ना, वो डॉलर्स में क्या आनी है, फी आनी है. अब उस फर्म का क्या स्टेटस माना जाए इनकम निकालते वक्त, वो पार्शली आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल है, पार्शली इंडिया से कंट्रोल है, रेजिडेंट मान ली जाएगी. अब वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू. क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं बेटा, इसी को लिखो. A partnership firm of question 1. A partnership firm of Nepal. अच्छा, एग्जाम में कंट्री भी ऐसी लेते हैं इंडिया के अलावा आसपास वाली कि बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो. नेपाली तो अपने ही है, दिल्ली में बहुत होते हैं, इंडियन करेंसी भी यहां पर चलती है, वो कंट्री आउटसाइड इंडिया है भाई, ये अलग कंट्री है. अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नेपाल which is partially controlled from India and partially controlled from Nepal. Determine his residential status.
फॉर प्रीवियस ईयर क्या है अपने सिलेबस में 21, 22। तो पहले मैं आंसर दूंगा बेटा, चेक करना ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। नेपाल की पार्टनरशिप फर्म है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। नेपाल की पार्टनरशिप फर्म, ये तो सिखा रहा हूं इतनी देर से, नेपाल की पार्टनरशिप फर्म में आगे कुछ चेक ही नहीं करना, आंसर क्या हो जाएगा सीधा नॉन रेजिडेंट। हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन, मतलब आंसर क्या होगा। और सर नेपाल बेकार की बात है, हमें चेक करना है कंट्रोल। नेपाल तो कंफ्यूज करने के लिए नालायक पागल बना रहे हैं। तो कंट्रोल पार्शली इंडिया पार्शली आउटसाइड इंडिया। स्टेटस बताओ जल्दी से, स्टेटस रेजिडेंट है। फर्क क्या पड़ेगा, ये भी तो चेक कर दे रहा हो, फर्क क्या पड़ेगा। वो सेंटेंस याद कर लो, लाइफ में कभी नहीं भटकोगे। ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। वर्ल्ड के किसी कोने में कमाओ किसी कोने में मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू बेटा। अनदर एग्जाम्पल, इसी को घुमाता हूं, क्या बेटर अप्रिशिएट करोगे चीजों को। वट वुड बी योर आंसर, वट वुड बी योर आंसर इन above example if firm is wholly controlled from Nepal। ऊपर वाली सिचुएशन को ही बेस रख रहे हैं बेटा, पर अब की बार कंट्रोल कहां पर मान के चल रहे हैं, नेपाल। मेरा क्वेश्चन सुनना, फर्म कहां की, नेपाल की, कंट्रोल भी कहां पर, नेपाल, होली कंट्रोल नेपाल। इंडिया में स्टेटस बताओ नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट करके हाथ रोक लेना, आदत पड़ी होती है हमें एनआरआई, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई मत बोल देना, वो फेमा में डिफाइन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा रहा हूं। मजे की बात यह, 4 ऑप्शन में एनआरआई भी होगा। एक ऑप्शन होगी एनआर, एक ऑप्शन होगी एनआरआई। पर एग्जाम में बच्चा बैठा बैठा अपने आप ही कंफ्यूज हो रहा होगा, एनआरआई क्या भला है। तो सुन रखा होता आपने एनआरआई, वो एनआरआई है, वो एनआरआई। एनआरआई इनकम टैक्स में वर्ड ही नहीं है, ये फेमा के अंदर डिफाइन कर रखा है नॉन रेजिडेंट इंडियन। इनकम टैक्स में क्या डिफाइन है, नॉन रेजिडेंट। लॉ पढ़ रहे हैं बेटा, जो लिखा है जैसे लिखा है उसको वैसे ही पढ़ा जाता है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 आप लिखो, मैं क्यों लिख रहा हूं इतना, आप लिखो ना, लाइको नीचे उतरू मैं। एबीसी एंड एसोसिएट, कोई नाम लिखो ना, एबीसी एंड एसोसिएट, एबीसी एंड एसोसिएट, a partnership firm of Delhi, ABC and Associate, a partnership firm of Delhi, which is partially controlled from USA। ABC and Associate, a partnership firm of Delhi, which is partially controlled from US। Determine his residential status, पहले लिख तो लो। Determine his residential status for assessment year, क्या है सिलेबस में 22, 23, प्रीवियस ईयर 21, 22, असेसमेंट ईयर 22, 23। एक ही बात है ना बेटा, मैंने पहले भी एम्फेसिस लिया था, कभी वो प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा, कभी वो असेसमेंट ईयर। तो डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर, क्या लिखा था, फॉर असेसमेंट ईयर 22, 23। क्या आंसर होगा, किस बेस पे बोल रहे हो, क्योंकि दिल्ली की है सर। इसमें तो सुनो, सुन तो लो, कई बच्चों की तो ये भी क्वेरी होगी, सर ये लिखा है पार्शली कंट्रोल फ्रॉम यूएस, बाकी तो लिखा ही नहीं। बाकी पार्शली कहां पर होगा, इंडिया। बाकी पार्शली कहां पर होगा, इंडिया। सर लिखा तो नहीं है, इसको बोलते हैं लॉ में कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजियो। लॉ भी सीख लो, क्या वर्ड होता है कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजियो। क्या मतलब, क्लास में 60 बच्चे हैं, 40 गर्ल्स,
तो 20 बॉय, बताया तो नहीं मैंने बताया तो कंटेम्पोरानिया एक्सपोजियो, किसी चीज को उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझ जाओ, किसी चीज को बेटा उसी कॉन्टेक्स्ट में लो। अब जैसे लिखा क्या है, पार्शली कंट्रोल फ्रॉम यूएस, कई एग्जाम में तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाए, बाकी पार्शली तो बताया ही नहीं, आधा तो बता दिया यूएस में, बाकी आधा तो बताया ही नहीं। ओ भाई, लो के एग्जाम चल रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे आप बैठे हो, बाकी कहां पर होगा, इन इंडिया। बाकी कहां पर होगा साहब, इन इंडिया। तो ये केस क्या बन रहा है, फ्रॉम partially controlled from US and partially controlled from India. So therefore residential status is resident in India. पूरा आंसर लिखना, सीधा क्रक्स फॉर्म में नहीं, लिखो आंसर। Firm is partially controlled. Firm is partially controlled from US. It means partially controlled from India. कुछ कंट्रोल बाहर है तो इसका मतलब बाकी तो इंडिया में होगा ना। तो देयरफॉर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23 शैल बी बोला करो रेजिडेंट। नींद आ जाएगी नालायक को, पार्टिसिपेट करा करो। रेजिडेंट कंटेम्पोरानिया एक्सपोजियो को स्पेल कैसे करें, जब पेपर पढ़ोगे ना GIGL उसमें मिलेगा, स्पेलिंग पता नहीं इसलिए, नहीं तो मैं लिख देता। चलो, लो में मिलेंगे बेटा बहुत सारी टर्म, एजेस्डम जनरिस, CA CS और सच अदर इंस्टीट्यूट। सच अदर में क्या है, ये लो में पढ़ोगे, CA CS और सच अदर इंस्टीट्यूट। सच अदर में क्या आए, क्या MBBS वाले आ जाएंगे, क्यों, पहले दोनों कॉमर्स के हैं, तो उसके बाद वाले भी कौन से आएंगे बेटा, कॉमर्स के आए। सीखोगे सारी टर्म्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड ट्री। प्लांट का क्या मतलब, ठीक है, कहां लेके जा रहे हो, मुझे वापस लेके आओ। लो मेरा एरिया नहीं है, माधव सर देखते हैं ना, माधव सर देखेंगे बेटा। मुद्दे पे आओ फिलहाल। पार्शली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, पार्शली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, क्या आंसर हो जाएगा बेटा, रेजिडेंट। अगला क्या क्वेश्चन बनाऊंगा, मतलब यही पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या बनाऊंगा। अब तो इतने टाइम से मुझे झेल रहे हो, तो तुम्हें रहना चाहिए कि दिमाग में क्या चल रहा होगा मेरे, होली आउटसाइड इट। अब तो समझ रहे हो ना बेटा, पढ़े लिखे बच्चे हो। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट वुड, पहले सुन तो लो, व्हाट वुड बी योर आंसर इन अबव एग्जांपल इफ कंट्रोल इज होली सिचुएटेड इन US। लिखो, पहले लिखो, क्वेश्चन लिखना लाइक पहले। व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर in above example, what would be your answer in above example if control is wholly situated in USA? If control is wholly situated in USA, क्या हो जाएगा बेटा, फर्म कहां की है, पहले तो ये बताओ फर्म कहां की है, दिल्ली की। फर्म कहां की है, दिल्ली की। कंट्रोल कहां से हो रही है, US से। फर्म दिल्ली की है बेटा, आंसर बोलो। सर फर्म कहां की है उससे कोई लेना देना नहीं है, कंट्रोल कहां से हो रही है, US से। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो प्रॉपर कमेंट पास करो, एज 100% कंट्रोल इज, ये वर्ड मैं जान के अलग यूज कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, होली एग्जाम में आ गया 100%। अब समझो बच्चे ऐसे भी आउट ऑफ सिलेबस, बात तो एक ही है, 100% बोल दो या होली बोल दो। एज 100% कंट्रोल इज सिचुएटेड इन US, एज 100% कंट्रोल इज सिचुएटेड इन US, देयरफॉर रेजिडेंशियल स्टेटस for previous year 21-22
Therefore, residential status for previous year 21-22 is non-resident. आई थिंक बहुत है इतनी प्रैक्टिस, क्योंकि आगे तो मुझे नाम ही चेंज करने हैं, ट्रस्ट लिखवा दूंगा, इंडियन ट्रस्ट कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडियन ट्रस्ट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया लिखवाऊं या कॉन्फिडेंस है बेटा? बोलो। कॉन्सेप्ट में टाइम लगाते हैं ना, बाकी तो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें होगा। ये सारी चीजें इकट्ठा कर दो यहां तक और फिर आगे निकल जाओ। कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, पार्टिसिपेट करो बेटा। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। चेक ही नहीं करना। इन अदर वर्ड्स, इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। अलग कर दो, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट, चेक करेंगे पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंडिया में है तो रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बेटा, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई और एनी अदर पर्सन, इन सबके स्टेटस एक जैसे हैं, इसलिए इकट्ठा पढ़ा जाता है। या तो ये रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट। इनके केस में चेक किया जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली इंडिया में है तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? नॉन रेजिडेंट। सर फर्क क्या पड़ जाता है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट होते हैं? रेजिडेंट होते हैं ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट होते हैं दो इनकम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न इन इंडिया। कौन कौन से पर्सन बच गए? इंडिविजुअल बच गया, एचयूएफ बच गया, लोकल अथॉरिटी बच गया। आगे लिखो लोकल अथॉरिटी। एग्जाम में ये आ जाए 100 नंबर का, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, खत्म, कुछ चेक ही नहीं करना। प्लीज बेटा प्लीज, हाँ क्वेरी भुला करो। कुछ भी हो, किसी भी सोर्स से, चाहे बिजनेस हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्स हो, चाहे आपका सैलरी हो, कुछ भी हो, बाय वट एवर नेम कॉल, वर्ल्ड के किसी कोने में कमाई हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया अगर आप रेजिडेंट है। कोई बिजनेस छोड़ो ना, और बिजनेस के अलावा और भी तो चीजें है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, मकान से किराया आ रहा है, मकान ही बेच दिया, उससे कैपिटल गेन और है, कोई भी इनकम। तो अभी इनकम वाले पोर्शन पे तो मैं गया ही नहीं बेटा, अभी तो केवल कौन सा पोर्शन चल रहा है? स्टेटस। पहले स्टेटस पता लगाएंगे, फिर उसके बाद इनकम कंप्यूट करेंगे। वो मैं जान के इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं इनकम पढ़ाऊं तो आपको नया नया सा ना लगे। लोकल अथॉरिटी लिख दिया, नहीं कुछ पढ़ाने लायक ही नहीं है। लोकल अथॉरिटी, डीडीए, एमसीडी, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। ये फिरंगी हो ही नहीं सकते, एमसीडी फिरंगी, तो इनके इलेक्शन कैसे होंगे? आप समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? डीडीए, एमसीडी, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। अपनी हिस्ट्री में आज तक नहीं, रिपीट करूं, लोकल अथॉरिटी शैल ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, ब्रैकेट में कुछ चेक नहीं करना, लिख लो ये भी, कुछ चेक नहीं करना। अपनी हिस्ट्री में आज तक नहीं आया लोकल अथॉरिटी, उसमें कुछ करने लायक ही नहीं है। और ये भी श्योर है बेटा, जिस दिन ये आ गया ना, आधे से ज्यादा बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, इंडिविजुअल में लगे रहेंगे पागलों की तरह, क्योंकि 3 दिन इंडिविजुअल में लगने हैं। आज अभी मैं इसके बाद इंडिविजुअली लूंगा और अगले 2 या 3 लेक्चर इंडिविजुअल में उलझे रहते हैं, उसका स्टेटस ही बहुत बड़ा है। बाकी 6 तो भूल भी जाते हैं सिलेबस में है या नहीं है। मतलब दिस इज द ट्रूथ आई एम टेलिंग टू यू, खाली इंडिविजुअल में ही पागल की तरह लगे रहेंगे बेटा। हम इसके बाद स्टार्ट करूंगा, बाकी सब भी याद रखना कि बाकियों के भी क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। करें स्टार्ट फाइनली इंडिविजुअल। ये टेक्निकल है बेटा, इसमें आपकी क्वेरी होंगी, पर सिस्टम ये रखना पहले मुझे कंप्लीट करने देना, ठीक है? जब मैं चांस दूंगा कि भाई अब क्वेरी रेज करो, उसके बाद फिर 1 बाय 1 प्लीज बेटा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सॉरी बोलो बेटा, मैंने बोला था ना पूरा चैप्टर है, अलग से पढ़ाऊंगा। सॉरी बोलना, लायक सुना नहीं था, ध्यान नहीं दिया। सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो बता दो क्या होता है बेटा। अलग से सेपरेट चैप्टर है, 1 डेढ़ 2 घंटे पूरे उसमें लगाने हैं। सर आपको ना पता नहीं होगा, 5 कंडीशन है, वो पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया माना जाता है।
एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया माना जाता है। एक्टिव इनकम 51% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। वर्ल्ड में जितनी असेट है उसमें इंडियन असेट का शेयर 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए। जितने एम्प्लॉय बेटा पेरोल पे हैं उसके 51% या उससे ज्यादा इंडियन पेरोल पे होने चाहिए। ऐसे कई कंडीशन मिलेंगे, तो अभी मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा ना, अभी तो खाली स्टेटस। चलें अब इंडिविजुअल पे आऊं। अब सुनने पे ध्यान दो, फिर वही तरीका, पहले बोलूंगा याद करेंगे फिर लिखेंगे ताकि याद हो जाए बिल्कुल। इंडिविजुअल या तो भाई रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। मैं इंडिविजुअल का स्टेटस पता लगा रहा हूं, ही का या शी का। पहले तो ये झगड़ा खत्म करो ना, दोनों इंडियन सिटीजन का या फॉरेन सिटीजन का। टिके रहना दोनों का। मैं कुछ ये नहीं सिखा रहा हूं कि इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन, मैं पढ़ा रहा हूं इंडिविजुअल का स्टेटस क्या होगा। वो ही, शी, मेजर, माइनर, इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन कोई भी हो सकता है। फोकस रखना, डीपली पेन ड्रॉप कर दो 10-15 मिनट के लिए। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा। दो बेसिक कंडीशन दी, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक सेटिस्फाइड हो गई तो हो जाएगा वो रेजिडेंट। उल्टा बोलो, नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना कर पाए। बेसिक कंडीशन 2 मिनट के बाद पहले क्राइटेरिया दिमाग में सेट कर लेते हैं। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब होगा? जब दो बेसिक कंडीशन में से व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा बेटा? रेजिडेंट। उल्टा बोलो, नॉन रेजिडेंट कब होगा? व्हेन इट डज नॉट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा? नॉन रेजिडेंट। सर पहली बेसिक कंडीशन क्या है? कुछ नहीं लिख रहे आप, सुनने पे ध्यान दे रहे हैं। हम किस साल का स्टेटस निकाल रहे हैं? सर क्या ये हर साल अलग अलग निकालते हैं? यस, सातों एसएससी के हर साल अलग अलग निकलते हैं। ये नहीं कि वंस रेजिडेंट लाइफ टाइम रेजिडेंट, वंस नॉन रेजिडेंट लाइफ टाइम नॉन रेजिडेंट। हर साल क्या करते हैं? अलग अलग निकलते हैं। हम किस साल निकाल रहे हैं? जो अपने सिलेबस में है। अपने सिलेबस में प्रीवियस ईयर 21-22 बोल दो या असेसमेंट ईयर 22-23, मैं प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं। पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more during the relevant previous year। दोबारा बोलूंगा, he should be in India for a period of 182 days or more during relevant previous year। हिंदी में प्रीवियस ईयर 21-22 में वो कम से कम कितने दिन के लिए होना चाहिए? 182 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर 21-22 में वो कम से कम 182 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो रेजिडेंट, सेटिस्फाइड नहीं हुई तो नालायक सेकंड चेक करेंगे, नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट, फिर सेकंड चेक करेंगे। दोबारा बोलता हूं, नालायकों ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। पहली कंडीशन क्या है? ही शुड बी इन इंडिया। अच्छा एक चीज वो मैंने पहले क्लियर कर दी थी, ही इंक्लूड शी। सर आप तो ही पढ़ा रहे हो, व्हाट अबाउट शी? इसलिए मैंने पहले ही दिन बता दिया था, एवरी ही इंक्लूड शी। लिखा ही होता है पर एवरी ही इंक्लूड शी। ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more during relevant previous year। हिंदी में बोलो, वो प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। अगर पहली सेटिस्फाइड हो गई, पर्पस सॉल्व, रेजिडेंट। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई तो सेकंड कंडीशन की तरफ आना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन भी बता दूं या पहले उसी को एनालाइज करवा दूं? एक बार बता देता हूं। सेकंड कंडीशन ये बोलती है वो करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। एंड और नहीं है, एंड इससे ठीक पहले के 4 साल। हे प्रभु, उल्टा चलो, मुझे उल्टा चलने में दिक्कत होती है। 20-21, 19-20, थोड़ा बोलो बेटा, मुझे दिक्कत होती है। 18-19, 17-18, बस 4 ही साल देखने हैं। सेकंड कंडीशन पे कब आना है? जब फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं है तभी सेकंड पे आना। अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड है, मैटर इज ओवर। तो टाइम पास भी मत करना, फिर तो रेजिडेंट हो गया ना। तो दूसरी भी देखूं चेक है या नहीं। अब क्यों टाइम पास कर रहा है भाई? दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, नहीं है तो दूसरे पे आओ।
दूसरी क्या बोलती है, वो करंट ईयर में 21-22 में 60 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली सेकंड बेसिक कंडीशन। पहले वाली क्या थी, 182 डेज और मोर। दो बेसिक कंडीशन दी, कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड रेजिडेंट, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। पहली बेसिक कंडीशन करेक्ट फॉर्म में बोलना, लॉ में नहीं, करेक्ट फॉर्म में। वो 21-22 में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बेटा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड पे आओ, वो 21-22 में कितने दिन होना चाहिए, 60 दिन या उससे ज्यादा, और पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। एनालिसिस स्टार्ट करूं सर? 60, 365 कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, 425 हो गए। नहीं, मैं बोलूंगा एक ये साल, 4 ये साल। क्या मैं बोल सकता हूं 5 सालों में 425 दिन चेक कर लो? शॉर्टकट लगा लो होता है ना बेटा, एग्जाम में 3 घंटे का प्रेशर होता है, 3 घंटे में पेपर खत्म करके वापस देना होता है, घर पे लाने नहीं देते हो। आंसर दो ना। क्या मैं ये बोल सकता हूं 5 सालों में 425 दिन चेक कर लो? और नहीं सर, ये अलग अलग पॉइंट है, ये अलग होना चाहिए, ये अलग। कहीं पता चले 21-22 में तो बेटा आपके 100 दिन है, और पहले के बेटा 4 सालों में आपके केवल 350 दिन है। ये भी तो हो सकता है 350 डेज है। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। ऐसे बोल दो सेकंड कंडीशन के अंदर दो अलग अलग कंडीशन है। सेकंड कंडीशन दो कंडीशन का मिक्सचर है। पहली कंडीशन क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 21-22 में कितने दिन, 60 डेज और मोर। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर। कोई शॉर्टकट मत ले लेना कि 425 दिन काउंट कर लेते हैं, 60 + 365 कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है, निपटा के खत्म करो, तो कुछ और ही निपट जाएगा बेटा, 6 महीने आगे चले जाएंगे। चेक क्या करना है, 21-22 में 60 और पहले के 4 सालों में 365 डेज और। तो मैं इस कंडीशन से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, वो कट कॉपी पेस्ट इस पे है, उसको बोलते हैं मुटेटिस मुटेंडे। ऐसा सुन रखा है, ये सुन रखा है, एज इट इज लैटिन वर्ड है मुटेटिस मुटेंडेस। चलो मुद्दे पे आते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन पे टिके रहो, वो 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। हम चेक कर रहे हैं क्रिस गेल को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, पता नहीं कहां का है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज का। हम क्रिस गेल को चेक कर रहे हैं कि ये नालायक रेजिडेंट है या नहीं है। अभी खाली पहली कंडीशन, वो इंडिया में आता है, आईपीएल खेलता है, चला जाता है, फिर वो आ जाता है इंडिया में, कोई सीरीज हो रही है, इंडो वेस्ट इंडीज सीरीज, फिर इंडिया में आता है, खेलता है, चला जाता है, फिर वो इंडिया में आता है, कोलकाता में किसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, वहां पर कुछ दिन लगाता है, फिर वो क्या चला जाता है, आउटसाइड इंडिया। 182 दिन कंटिन्यूटी में होने चाहिए या बिट्स एंड पीसेस में भी चलेंगे? पूरे साल के 182 दिन देखने हैं। कंटिन्यूटी में 182 डेज होने चाहिए या बिट्स एंड पीसेस में भी चलेंगे? हमें तो पूरे साल के 182 डेज देखने हैं। प्रैक्टिकल समझ में आ गया? मैं जान के एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं कि इंडिया में आ रहा है फिर जा रहा है, इंडिया में आ रहा है फिर जा रहा है। विराट कोहली उल्टा कर लो, अब ये कुछ टाइम इंडिया में है बेटा, फिर कोई सीरीज आउटसाइड इंडिया हुई, इंडिया से बाहर चले गए, फिर बेटा इंडिया में आए, कुछ टाइम रहे, फिर इंडिया से बाहर चले गए। हम अपने स्टेटस नहीं निकाल रहे हैं, हम तो 365 में है, 370 दिन यही होते हैं, हम तो उनके निकाल रहे हैं। एक पैर इंडिया में, एक पैर कहां रहता है नलायकों का, आउटसाइड इंडिया। जल्दी से बोलो, 182 डेज कंटिन्यूटी में ही चाहिए या बिट्स एंड पीसेस में भी चलेगा? 182 डेज इट मे बी इन कंटिन्यूटी, इट मे बी इन बिट्स एंड पीसेस। और जो मैं 182 के लिए बोल रहा हूं ना बेटा, सेम विद 60 एंड सेम विद 365, मतलब डेज की जब भी बात चले ये सारे पॉइंट कॉमन होंगे। तो रिपीट करो जल्दी से, 182 डेज इट मे बी इन कॉन्टिन्यूटी, इवन इट मे बी इन बिट्स एंड पीसेस। 182 दिन एक ही जगह रहना चाहिए। दिल्ली में है तो दिल्ली की दिल्ली, अगर JNK चला गया तो नहीं मानेंगे। इंडिया लिखा है, दिल्ली थोड़ी ना लिखा है। कुछ दिन वो दिल्ली में क्रिकेट मैच खेलते खेलते अलग नहीं पहुंच जाते वो, तो इट मे बी एट वन प्लेस और इट मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया में क्या होने चाहिए बेटा, 182 डेज होने
चाहिए। पहला पॉइंट कंटिन्यूटी में भी हो सकता है, बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट बेटा, इट मे बी एट वन प्लेस, इट मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस। पूछूं, मैं इंडियन शिप का क्रू मेंबर हूं, कैप्टन हूं इंडियन शिप का, मैं 150 डेज लैंड मास पे रहा, धरती पे, 35 डेज टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, पानी में रहा, उसके अलावा बाकी सब टाइम मैं आउटसाइड इंडिया था। पहले दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करूं, हु एम आई? क्रू मेंबर, कोई इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर। जान के एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं कि पानी में रहें तो उनका क्या स्टेटस हो। इसको छोड़ो, ओएनजीसी का नाम सुना है? उसका सी के बीच में ही क्या है बेटा? ऑयल रिग है, जो कच्चा तेल क्या करते हैं वो सी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डायग्राम बना के समझाना जरा, अभी बनाता हूं। ये हमारा ज्योग्राफिकल रीजन ऐसे 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 ऐसे, ये ओएनजीसी का ऑयल रिग लगा हुआ है, ऑयल रिग्स, इस पे ये हैं हम। वो डेली थोड़ी ना जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, वो वही रहते हैं, वो उस ऑयल रिग के ऊपर ही रहते हैं। अब ये पर्सन, ये 150 दिन तो रहा लैंड मास पे, ये 35 दिन रहा यहां, और उसके बाद जो बाकी दिन थे सब आउटसाइड इंडिया था, यूएस से गया हुआ था। इंजीनियर है बेटा, ये इंजीनियर है। मुद्दे की बात ये है, मुश्किल वाले हमेशा मैं लूंगा, पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, ये तो इंडिया में आएगा, मुश्किल वाले सारे मैं लूंगा बेटा। जो यूएसए में रहा ये इंडिया में नहीं आएगा। ये क्या हो, जान के क्वेश्चन ऐसे डर लोग फंसेंगे। 35 जोड़ दूंगा तो 150 प्लस 35 कितने हो जाएंगे? 185। कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर 35 को छोड़ देंगे तो 150 रह गया, कंडीशन क्या नहीं है? सेटिस्फाइड नहीं है। क्या कहते हैं? रेजिडेंट है या नहीं? क्यों सर? पहली क्लास याद आ रही है अब हमें, इंडिया की एप्लीकेबिलिटी 200 नॉटिकल माइल। तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा? मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था इंडिया कि इंडिया की जो एप्लीकेबिलिटी होती है कहां तक होती है? अप टू 200 नॉटिकल माइल। फिलहाल अभी बच्चों लेवल पे अगर हम टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में हैं तो कहां माने जाएंगे? इन इंडिया साहब काउंट होंगे। ये ऐसा डेढ़ लोग फंसा देंगे एग्जाम में, लिखो कुछ मत, सेम डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, सुनने पे ध्यान दे बेटा, सेम यही बनाऊंगा मैं। अभी मैं चाहता हूं याद करें हम। सर हमने सीख लिया 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज और मोर। इट मे बी इन कंटिन्यूटी, it may be in bits and pieces, it may be in one place, it may be at different places, it may be at land mass, even it may be in territorial water of India। अगर भारतीय जल सीमा में है वो कहां पर काउंट होगा बेटा? इंडिया में काउंट माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फिर आपकी क्वेरी लूंगा बेटा मैं। मेरे इंडिया में स्टे बन रहा है 180 डेज। मेरा इंडिया में स्टे क्या बन रहा है बेटा? 180 डेज। जिस दिन इंडिया से बाहर गया और जिस दिन मैं इंडिया में वापस आ रहा हूं, ये काउंट कहां माना जाए? ये प्रैक्टिकल ऐसा डेढ़ लोग फंस जाएगा एग्जाम में, समझ नहीं आएगा। आराम से क्वेश्चन समझो। आज आपकी फ्लाइट है, इंडिया से बाहर जा रहे हैं बेटा आप यूएस, क्या तारीख है? 12, 13, 14, 14 दिसंबर। आज आपकी फ्लाइट है 14 दिसंबर 2022। कहां गए आप? यूएस गए। ये 14 दिसंबर कहां माना जाए? इंडिया में माना जाए या आउटसाइड इंडिया माना जाए? सर आप तो डम्मी क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। और मजे की बात है, क्लाइंट ऐसे मिले, सिंपल क्लाइंट भी ना मिले, ऐसे क्लाइंट मिले जिनमें समस्या है फंसे, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। फिर ये क्लाइंट ये भी पूछेगा जी मैं वापसी भी तो आ रहा हूं, ये वापसी आ रहा है नालायक 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंस डे या गांधी जयंती, शुक्र है इस दिन ये वापस आ रहा है। आ गया जी दिल्ली में, फ्लाइट उधर गई इसकी। तो पहले बस ये वाला बताओ, जाने वाला जिस दिन इंडिया से बाहर गया, ये इंडिया में माना जाए या आउटसाइड इंडिया माना जाए? सर फर्क क्या पड़ता है एक दिन से? बेटा बहुत फर्क पड़ता है। आपके पेपर 20 तारीख से स्टार्ट हो, आप 21 तारीख को जाओ देने, फिर आपको समझ में आया कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा, स्टेटस में ही 360 डिग्री पे घूम जाएगा। और समझो रेजिडेंट होने का मतलब बर्बाद। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो रही है ना, उसकी तो कोशिश क्या रहेगी कि वो क्या रहे? नॉन रेजिडेंट। उसकी तो कोशिश क्या रहेगी? वो क्या रहे? नॉन रेजिडेंट। अब जो आपका मन कहे वो कानून,
मन अगर साफ है आंसर ठीक आएगा बेटा, जो तुम कह दो वो। द डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया एंड डेट ऑफ डिपार्चर इन इंडिया, काउंटेड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। हिंदी में जिस दिन इंडिया में आए, जिस दिन इंडिया से गए, वो दोनों दिन कहां काउंट माने जाएं? आंसर इज इन इंडिया। अपने लेवल पे ये प्रैक्टिकल बनेंगे बेटा। वो 1.5 लोग ऐसा फंसा देंगे, वैसे 180 डेज कंप्लीट बन रहे होंगे, एक दिन जाने का एक दिन आने का। अगर जोड़ दिए तो 182 डेज कंडीशन सेटिस्फाइड, हटा दिए तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ही सीख लेते हैं बेटा। डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया एंड डेट ऑफ डिपार्चर इन इंडिया बोथ शैल बी काउंटेड इन इंडिया। तो ये चारों पॉइंट जो मैंने बोले हैं, कंटिन्यूटी, बिट्स एंड पीसेस, वन प्लेस डिफरेंट प्लेस, लैंड मास, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया और आना जाना, दोनों कहां पर काउंट होंगे? ये इन इंडिया में काउंट होंगे। ये तीनों के लिए कॉमन है बेटा, 182 डेज के लिए भी, 60 के लिए भी और 365 डेज और मोर के लिए भी। अब आपकी तरफ से वन बाय वन कोई भी क्वेरी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फ्लाइट में जा रहे थे फ्लाइट मुड़ के ही वापस आ गई, पायलट का मन नहीं, का कुछ भी क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा है, मर गया नालायक। करें स्टार्ट? तो एक बार लास्ट टाइम थ्योरेटिकल बोलो फिर लिखेंगे ताकि याद हो जाए। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब? व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। दो कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाइड कर दे तो वो रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट कब? जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। पहली बेसिक कंडीशन, ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हिंदी में अपना प्रीवियस ईयर 21-22 है, वो 21-22 में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। एनालिसिस, it may be at one place, it may be at different place, it may be in continuity, it may be in bits and pieces, it may be in land mass, it may be in territorial water of India। आना जाना दोनों कहां पर काउंट होंगे बेटा? इन इंडिया। सेकेंड बेसिक कंडीशन, सेकेंड, he should be in India for a period of 60 days or more during relevant previous year and 365 days or more in past 4 year immediately preceding the relevant period। past 4 कौन से? 1995 से। past 4 कौन से? ठीक पहले के, ये भी तो लिखेंगे ना इंग्लिश में पूरा। past 4 कौन से? immediately preceding the relevant previous year। ये तो कंडीशन थी जो छोटा करके लिखी है। लिखे यहां तक बेटा? लिखो। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ही शी मेजर माइनर इंडियन सिटीजन फिरंगी सब कुछ इंडिविजुअल बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना बेटा? या तो ये साहब रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। कोई रिलेटिव आउटसाइड इंडिया रहते होंगे, बीच बीच में इंडिया में आते हो ना, उन पे फिट करना भी है कंडीशन। अपने ऊपर लगाना मत, हमारे तो 182, 60, 365 सब यही हो जाएंगे और वो भी पटेल नगर में हो जाएंगे। चलो, और नॉन रेजिडेंट लिखो या नॉन रेजिडेंट इंडियन? इंडिविजुअल है, लिख दो एनआरआई। इनकम टैक्स में डिफाइन ही नहीं है, कहां पहुंच जाएंगे? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इनकम टैक्स में डिफाइन है एनआर, नॉन रेजिडेंट ज्यादा एनालाइज पैरालाइज करता है बेटा, मतलब कहीं बह जाए दोनों में। रेजिडेंट कब होगा? रेजिडेंट जब दो में से दोनों ही सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। एनीवन, इंग्लिश में बोलो ना लाइको। व्हेन ही सेटिस्फाइज एनीवन of the basic condition, highlight the word anyone। चमका दो या अंधेरे में भी चमके, रेडियम लगा दो इसमें। when he satisfies any one of the basic condition, तो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे तो वो रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब होगा? नालायक। when he
डज नॉट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। ठीक है जी, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पाए तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब इसमें किसी को भी लगा लो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे मोदी हो, सबको इसमें फिट कर दो कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिक कंडीशन लिखें इसके नीचे बेटा, बेसिक कंडीशन नंबर 1। ये सबसे लेंथी स्टेटस है इंडिविजुअल के बेटा, 3-3 लेक्चर खाते हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 1 आप हिंदी में बोलो एक बार, हिंदी में लिखवा मैं अपने आप दूंगा लोकल लैंग्वेज से। प्रीवियस ईयर कौन सा? 21-22 जो अपने सिलेबस में है। प्रीवियस ईयर 21-22 में कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा। ही शुड बी इन इंडिया, ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more during relevant previous year. That is 21-22। 21-22 में वो 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। मेकिंग सेंस? सेकंड कंडीशन पे कब जाएंगे? जब फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं है। फर्स्ट सेटिस्फाइड हो जाए, मैटर इज ओवर, रेजिडेंट है, फिर सेकंड के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है ना बेटा। फर्स्ट सेटिस्फाइड होते ही रेजिडेंट। सेकंड बोलना हिंदी में, हिंदी में बिल्कुल करेक्ट में बोलो। 21-22 में 60 दिन या उससे ज्यादा, आपको याद तो करेक्ट में रखना ना बेटा। 21-22 में 60 दिन या उससे ज्यादा, और या एंड इमीडिएट ठीक पहले के 4 सालों में 365 डेज और मोर। इसी को लॉ की लैंग्वेज में अगर लिखें, ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more during relevant previous year, that is 21-22। एंड लो अलग से लिख देता हूं, एंड इसी का कंडीशन, एंड 365 days or more in for previous year। कौन से वाले? immediately preceding the relevant previous year। पहली कंडीशन में हाईलाइट 180 days और मोर, सेकंड में हाईलाइट 60 days और मोर एंड 365 days और मोर। अब इसको मैं मैथमेटिक्स टर्म्स में लिखवा देता हूं जो आई कैची है, याद करने में आसानी रहे। मैथमेटिक्स टर्म में फर्स्ट बेसिक कंडीशन बोलना, फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना होना चाहिए? लो ये करेक्ट है ना बेटा, एंड ऑफ द डे याद रहना चाहिए। इंग्लिश में याद करेंगे ही शुड बी इन इंडिया फॉर 180, टाइम पास है ना लाइक। सीधा करेक्ट में 21-22 में बेटा 182 दिन या उससे ज्यादा। सेकंड बेसिक कंडीशन कोशिश करो, सेकंड बेसिक कंडीशन बोलना
प्रीवियस ईयर 21 22 में 60 डेज और मोर एंड पहले के 4 साल लिख लेते हैं ना, 20 21 19 20 18 19 17 18, क्या लिखूं? चारों साल में मिला के, हर साल चारों साल में मिला के कितना? 365 डेज और मोर। क्वेश्चन पूछूं एक? एग्जाम में पढ़ के बेटा बच्चे भी हैरान हो गए होंगे, एक बार तो मेरा भी दिमाग घूम गया था, ये कहां तक गिर जाता है एग्जामिनर। क्वेश्चन एग्जैक्टली सुनो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे और लगा बच्चों से डिस्कस करूं। इन 4 सालों में कोई एक अगर लीप ईयर फंस जाए तो 365 देखोगे, 366 देखोगे। क्वेश्चन बनाने वाले के पास कितना टाइम होगा बेटा, ये देखो वो नालायक कहां तक सोच गया वो कि इन बीच में कोई लीप ईयर फंस जाए तो 365 चेक करें, 366। सर वो तो ठीक है, हमें लीप ही नहीं पता। समस्या ये भी तो, हमें तो लीप ही नहीं पता। 4 साल में एक बार 366 दिन हो जाते हैं ना। और साइंस याद करो ना, स्कूल की छोटी छोटी मैडम में हमें 365 डेज एंड 6 घंटे लगते हैं अर्थ को रिवॉल्व करने में। सिंप्लिसिटी के लिए हम 6 घंटे छोड़ देते हैं, वो 4 साल में 6 घंटे बढ़ के 24 घंटे हो जाते हैं। तो लीप ईयर बेटा आपका क्या हो जाता है? 366 दिन का। वो क्वेश्चन नालायक ने बना दिया बीच में लीप ईयर पड़ जाए तो 365 देखें, 366 देखें, कितने हैं भाई? लो ये है 365 डेज और मोर, बस यही लिखा हुआ है और लीप ईयर कुछ लिखा ही नहीं। तो एग्जाम में बेटा ये पूछ लिया लीप ईयर हो तो, और ऑप्शन में 366 भी होता है। समस्या ये पड़ रही है ऑप्शन में 366 भी होगा, किस पे टिक करेंगे? 366। ऑलवेज 365 डेज और मोर, लीप से बेटा कोई लेना देना नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। और नीचे वो नोट डाल दें जो लिखवाए थे, वन प्लेस, डिफरेंट प्लेस, कंटिन्यूटी, बिट्स एंड पीसेस, वो सारा ड्रामा लिखो। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, इंपोर्टेंट नोट। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया may be in continuity और इन टुकड़ों में, बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस का मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कि ये क्या भला होती है बिट्स एंड पीसेस। ठीक है जी। सेकंड, मे बी एट वन प्लेस or at different places। ठीक है ना, इन इंडिया हेडिंग में डाल तो दिया इन इंडिया, बार बार थोड़ा लिखेंगे। थर्ड, मे बी इन लैंड मास और इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। लैंड मास का मतलब धरती। मे बी एट लैंड मास और इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक। और आना और जाना कहां काउंट होता है? इंडिया में। उसको तो मैं अलग से लिखवाता हूं, वो परेशान करेगा आपको। एक तो ये हो गया, अलग से लिख लो। डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, जिस दिन इंडिया में आया। बिल्कुल बेटा, ये परेशान करेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ना। और डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। कहां माने जाएंगे ये? इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में? बोथ शैल बी काउंटेड
in India. मेरी तरफ से बेटा बेसिक्स, कंडीशन और उनके एनालिसिस वाइंड अप। अब आपकी तरफ से वन बाय वन। पूछो नहीं, मैं पूछूंगा। पूछूं? जिससे पूछो आंसर वो देना बेटा। हाँ, आपसे शुरू करते हैं बेटा। आपसे आपसे हाँ, नाम नहीं पता मुझे। कैन एन इंडियन सिटीजन बी नॉन रेजिडेंट? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? कैन एन इंडियन सिटीजन, आप और मैं इंडियन सिटीजन है बेटा। कैन एन इंडियन सिटीजन बी नॉन रेजिडेंट? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? पहला तो ये कि वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है या नहीं। इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट हो सकता है? नो, परफेक्ट, एकदम गुड। आपसे बेटा बाकी शांत रहना। कैन एन इंडियन सिटीजन बी नॉन रेजिडेंट? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? जब वो दो बेसिक कंडीशन फुलफिल ना करे या दोनों में से कोई एक कर दे। मतलब बेटा सिटीजनशिप तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है मेरे बच्चा। क्या मैं नॉन रेजिडेंट हो सकता हूं? यस। कब? जब ठीक बोला था आपने, ठीक बोला था। जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना करे तो इंडियन सिटीजन क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या एक फॉरेन सिटीजन रेजिडेंट हो सकता है? बराक, अब कौन है इस टाइम प्रधान, वहां के राष्ट्रपति? जो बाइडन। क्या वो रेजिडेंट हो सकते हैं? समझने के लिए, क्या वो रेजिडेंट हो सकते हैं? यस, इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। सर इसका मतलब तो आप कहना चाह रहे हो सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया? हाँ, आपके दिमाग में फिर क्या सेट हो जाएगा? अपने आप ही सेट होगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। इंडियन सिटीजन रेजिडेंट, फॉरेन नॉन रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन जाती रहे। सर तो बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारा भी तो फर्ज बनता है, हम भी तो कुछ लॉ बनाए। हम लॉ बनाएंगे इंडियन सिटीजन ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन सिटीजन नॉन रेजिडेंट। ओ ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा हूं मैं, कहीं बेड़ा गर्क कर दो। इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट हो सकता है अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना कर पाए। इवन फॉरेन सिटीजन भी क्या हो सकता है? रेजिडेंट हो सकता है अगर वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। तो एक नोट में मैं ये लिखवा दूं, सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया, बट द क्राइटेरिया इज नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। बेसिक कंडीशन है, लिखो। सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया, citizenship is not the criteria for determining residential status of individual. Citizenship is not the criteria for determining residential status of individual. Next line में a foreign citizen can be resident in India if he satisfies any one of the basic condition. ठीक। on the other hand an Indian citizen can be non-resident if he does not satisfy any of the basic condition. प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं जो आप देखते हैं डेली बेस पे। एक फिरंगी रेजिडेंट है और एक इंडियन सिटीजन नॉन रेजिडेंट है। विजय माल्या
इंडियन सिटीजन ही है, बाहर की सिटीजनशिप थोड़ी ना मिली है। तो करंट ईयर में ना तो वो 182 दिन है ना 60 दिन है। इंडिया में तो एक दिन के लिए भी आ गया उसको तो यहीं बिठा लेंगे। नहीं सुन पा रहा? तो है तो वो इंडियन सिटीजन, पर वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा। ना तो वो 182 डेज और मोर के लिए है, ना ही वो 60 डेज और मोर और पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए है। तो है तो इंडियन सिटीजन, पर स्टेटस उसका क्या हो जाएगा बेटा? नॉन रेजिडेंट। एक न्यूज में आते हैं बेटा वो गेस्ट बन के, तारिक फतेह, पता नहीं क्या नाम है उनका, पाकिस्तान से है वो। तारिक फतेह नाम है, क्या है बेटा उनका? वो तारिक फतेह ही नाम है ना उनका। अब वो इंडियन सिटीजनशिप मिली नहीं है उनको अभी तक। वो क्या है बेटा, पर इंडिया में रह रहे हैं। 100 कंटिन्यूटी इंडिया में, पाकिस्तान से बेटा क्या है, भगा रखा है। अगर वो चले गए वहां पर डेथ सेंटेंस मिल जाएगी उनको। अब वो वहां से क्या है, भाग के इंडिया में सेटल है। इंडिया की सिटीजनशिप थोड़ी ना मिली है। सिटीजन तो कहां के हैं वो, पाकिस्तान के, पर परमानेंट इंडिया में रह रहे हैं। 182 दिन या उससे ज्यादा हो गए करंट ईयर में। 182 दिन से ज्यादा होते क्या है बेटा वो, रेजिडेंट। तो लाइव 2 एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए प्रैक्टिकल लाइफ के, जहां सिटीजनशिप कोई क्राइटेरिया नहीं है। विजय माल्या साहब, इनका स्टेटस अगर देखें तो क्या है बेटा, नॉन रेजिडेंट है नालायक वो। ऑल्दो है तो इंडियन सिटीजन, पर क्या है वो, नॉन रेजिडेंट। तारिक फतेह साहब है तो वो फॉरेन सिटीजन, पर इंडिया में स्टेटस क्या हो जाएगा उनका, रेजिडेंट। और मजे की बात, रेजिडेंट होते ही ग्लोबल इनकम टैक्स। प्लीज बेटा, ईच एंड एवरी ईयर। हो सकता है अगले साल चेंज हो जाए। विजय माल्या साहब की बात चल रही है ना, पकड़ के लाएंगे। तो अगले साल अगर पकड़ के ले आए बेटा, फिर तो 182 दिन उसके त्याड़ में लगेंगे। तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट होगा। मजे की बात, रेजिडेंट होते ही खाली बैंक वाली इनकम पे नहीं, पूरी ग्लोबल इनकम पे टूट पड़ेंगे उसके। और पूछे? अच्छा, अंगड़ाई ले रहे हैं, मुझे तो लगा क्वेरी है। ये तो समझ नहीं आता, अंगड़ाई ले रहे हैं क्वेरी है। शैल आई मूव ऑन? बनाऊं एक एग्जांपल? मैं खाली एग्जांपल, आंसर जिस जिससे पूछूं वो आंसर देना, रनिंग कमेंट्री नहीं बेटा। हम किस साल पता लगा रहे हैं, 21-22 में। तो लिखो, एक मिनट मुझे आइडिया लगाने दो। एक ले लेता हूं मैं करंट ईयर, एक ले लेता हूं पहले के 4 साल, यही चाहिए अपने को। और फिर मैं बना लेता हूं सिचुएशन। पहले देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, उस हिसाब से पेज अपना बाइफरकेट कर लेना। ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ लेना। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 21-22, और इससे पहले के 4 साल 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। इस बजट से शायद ये कैलेंडर ईयर हो जाए, मतलब ये और मेजर चेंज आ जाएगा। अभी तक तो हम फाइनेंशियल ईयर चल रहे हैं, शायद कैलेंडर ईयर हो जाए बेटा इस बजट में। और यहां लिखते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, वो कितने दिन इंडिया में रहा। अलग अलग केस बना देता हूं ना। केस ए पहले देख लेना, उस हिसाब से अपना पेज बाइफरकेट। केस बी, केस सी, डी, ई, एफ। चलो लिखो, 6 केस बना देता हूं, इतने में तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ये हेडिंग है नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, कितने दिन ये इंडिया में रहा। लिखो लिखो, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, इधर वाले साल में ईयर्स। लिखो, लिख ले बेटा, बाद में तो आलस ही हो जाएगा, फिर छूट जाएगा। थोड़ा जल्दी बेटा, टाइम होने वाला है।
आज ही लिखना है। कितने टूटे हाथ से लिखते हैं। पता ना पेपर 3 घंटे का है बेटा, और वापस देते नहीं, मतलब वहीं देना होता है, घर पे नहीं ले जाने देते कि कंप्लीट करके दे देना अगले दिन। चलो आए मुद्दे पे। 21-22 में वो है 100 डेज के लिए, हर साल 100 डेज के लिए। और डेज हैं कहीं रुपये लिख दो, आदत होती है हमें। हमें इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। कौन से साल, किस साल चेक कर रहे हैं हम? नहीं मैं बताऊंगा, पहला एक दो तो मैं बताऊं। टिप रिकॉर्डर बजाओ, पहली कंडीशन लगाओ। क्या करंट ईयर में वो 182 दिन के लिए है? ना, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं है। अब किस पे चलें? सेकंड पे आओ, सेकंड लगाओ। क्या करंट ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा है? यस। क्या पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा है? यस। तो इसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं करी, बट सेकंड बेसिक कंडीशन इसने सेटिस्फाइड कर दी। तो देयरफॉर आधा रेजिडेंट, नहीं नहीं कोई भी ये कर देना बेटा सेटिस्फाइड, तो क्या हो जाएगा ये रेजिडेंट। कौन सी कंडीशन के कारण? अपनी नॉलेज के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन। ऑल्दो कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा तो खाली ये कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। नहीं आया सर, पक्का? करंट ईयर में 200 डेज, पहले के 4 सालों में ये 7 थे ही नहीं। पहले लिख तो लो। चलो टेप रिकॉर्डर बजाओ, पहली कंडीशन क्या? अरे कंडीशन तो बोलो सीधा रेजिडेंट। कुछ सोच के बोल रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं है बेटा ये जो 3-3 लेक्चर है, कुछ सोच के इतनी बार रिपीट कर रहा हूं मैं। टेप रिकॉर्डर बजाओ। क्या करंट ईयर में वो 182 डेज और मोर के लिए है? हाँ भाई हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड। सर सेकंड तो चेक करो, जरूरत क्या है? दो में से कोई एक भी सेटिस्फाइड हो जाए तो वो क्या होता है? रेजिडेंट। कौन सी कंडीशन के कारण हो गया ये? फर्स्ट बेसिक कंडीशन के कारण। के कैसे लिखते हैं? के कारण। पक्का? इस साल वो था ही नहीं, और पहले चारों साल वो इंडिया में था। 365 365 365 365 365 इंटू 4 1460 दिन हो जाएंगे बेटा ये। उसमें से कुछ इधर कर दें, क्या दिक्कत है? कैलकुलेटर तो अलाउड है। चलो नहीं सर, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम टेप रिकॉर्डर बजाएंगे। और टेप रिकॉर्डर किस साल बजाते हैं? करंट ईयर में। चेक करो जरा पहले, क्या करंट ईयर में वो 182 डेज के लिए है? ना, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड लगाओ, क्या करंट ईयर में वो 60 दिन के लिए है? 60 के लिए नहीं है। वो अलग बात है, पहले के 4 सालों में 365 है, पर 60 के लिए नहीं है। तो इसने कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रखी। तो ये 21-22 में क्या है? एनआरआई। सर अब नहीं फंसेंगे, अब तो एनआरआई को भी हम एनआर बोलेंगे, इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो आगे, वेरी गुड। चलो अब आपसे पूछता हूं, केएसडी में बता बेटा, कहीं आपको लगे मैं याद करके आया हूं, जो मन करे। 400 साल में 365 दिन होते हैं। नालायक, बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा मैं अपने आप बना लूंगा, मैं अपने आप बनाऊंगा, मैं नहीं। चलो सर आप ही बनाओ, बढ़िया सा बनाना, ठीक है? 90 डेज था ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं, इधर पूरे 365 दिन था। तो कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया इसका मतलब तुम्हारे। सर हम फिर टेप रिकॉर्डर बजाएंगे।
क्या करंट ईयर में वो 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए है? नहीं सर, तो इसने फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं करी। सेकंड लगाते हैं, सर क्या वो करंट ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा के लिए है? यस, करंट ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा के लिए है। पहले के चारों का इकट्ठा देखते हैं ना, क्या पहले के 4 सालों में 365 दिन है? यस, तो इसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखी है। क्या हो जाएगा ये? वेरी गुड, पक्का? 90 90 90 90 90। यस मतलब ये तीसरा आंसर यस। हमारी बहस चल रही है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, आंसर यस। ये नया रेजिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा। चलो ये डेज है, सब डेज। थोड़ा जल्दी बेटा, टाइम हो गया बच्चे, अगली क्लास होगी ना आपकी। डेज 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 डेज। सर टेप रिकॉर्डर बजाएंगे हम। क्या करंट ईयर में 182 दिन के लिए है? ना। क्या करंट ईयर में 60 दिन के लिए है? यस। क्या पहले के 4 सालों में मिला के 365 है? 360 है। कितना है? 360। हमें कितना चाहिए बेटा? 365। तो साहब ने ना तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखी है और ना ही सेकंड। क्या हो जाता है ये? बस एक लास्ट केस मैं चाहता हूं आप बोलो डेज, कि आपको लगे कि हम रट के, मैं रट के आया हुआ हूं। 180 डेज। ले बेटा इस साल 180। अगले में बता था या नहीं, जल्दी बोल बेटा। 60 दिन के लिए था। इस साल 100 दिन के लिए था। अगेन 100। इल्ले निल। क्लाइंट है कहीं? इल्ले मतलब क्या बोलते हैं? जीरो। कुछ है ही नहीं मतलब। चलो जी, कंडीशन लगाएंगे, टेप रिकॉर्डर बजाएंगे। क्या? अरे सीधा आंसर मत दिया करो बेटा, मत दो, क्योंकि आगे अभी कुछ एडिशनल कंडीशन हो रहा है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं। सर टेप रिकॉर्डर बजाओ। क्या करंट ईयर में वो 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए है? ना। सेकंड कंडीशन, क्या करंट ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा है? हाँ भाई हाँ। क्या पहले के 4 सालों में 365 दिन है? तो 60 दिन वाला पॉइंट तो सेटिस्फाइड है, पर 365 वाला सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये क्या है? नॉन रेजिडेंट। रटने वाले बच्चे ध्यान दें बेटा, रेजिडेंट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नॉन, ऐसे याद कर लेना बेटा, सिमिट्री होती है ये। कॉन्सेप्ट में क्या रखा है पागल, ऐसे याद करो। रेजिडेंट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट एनआर और एनआर। So finally, that is all for today. Thank you very much, beta.